अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक फ्लाईओवर का शिलान्यास। सीएम केजरीवाल ने किया पुल का शिलान्यास। 15 महीने में फ्लाईओवर बनकर हो जाएगा तैयार। मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया में इंटरस्टेट सेल ने गोदाम में रेड कर अवैध पटाखों की बड़ी खेप की बरामद। पुलिस ने पास से 145 कार्टन पटाखे किए बरामद। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जीटीबी एन्क्लेव में महिला के साथ हुई लूटपाट की घटना को पुलिस ने सुलझाया। आरोपी एस गोपीनाथ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटा हुआ सारा सामान भी किया बरामद। और ऑटो टैक्सी चालकों ने दी हड़ताल, प्रदर्शन की चेतावनी। सीएनजी के बढ़ते दाम से चालक है नाराज, कमाई पर पड़ रहा है असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम को शादरा में अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी मौजूद थे। वह फ्लाईओवर दिल्ली यूपी बॉर्डर से शुरू होकर आनंद विहार बस अड्डे तक बनेगा। 6 लेन के फ्लाईओवर को बनाने में करीब 15 महीने लगेंगे। इस फ्लाईओवर की खासियत यह है कि इसे रास्ते में पड़ने वाली 3 रेड लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा। लाखों लोगों को इस फ्लाईओवर के बनने से फायदा पहुंचेगा, जो रोजाना यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी आने जाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हर काम में हमारी सरकार ने 372 करोड़ की बजाय 257 करोड़ में बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी ईमानदार सरकार और इसलिए पैसा बचा रही है, जिससे हम जनता को मुफ्त योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम खत्म हो, प्रदूषण खत्म हो जाए, उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम के 77 पॉइंट हैं और उन सभी का जाम दूर करने की योजना बन रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी। क्षेत्र के विधायक दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि समय रहते हुए इस काम को पूरा किया जाएगा। भारत सरकार ने अपने काम के लिए जो रेट तय कर रखे हैं, उससे बहुत कम पैसे में ये फ्लाईओवर केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार बना के दे रही है। ये ईमानदार सरकार का एक छोटा सा योगदान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा दिल्ली की सड़कों के बारे में 3-4 चीज़ें कहते हैं, जो उनके मार्गदर्शन के रूप में हमें हमेशा मिलती हैं कि दिल्ली की सड़कों को ट्रैफिक जाम से फ्री करना है। दिल्ली की सड़कों से पॉल्यूशन कम से कम निकले। अब शहर है, लोग हैं, रहेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो पॉल्यूशन तो होगा, लेकिन इसको मिनिमम करना है। फ्लाईओवर का काम शुरू होने जा रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले हम देखते थे कि इस इलाके को, खासकर पूर्वी दिल्ली को, विकास से वंचित रखा गया था। बाकी दिल्ली में थोड़ा बहुत फिर भी ये लोग करते थे, लेकिन इस इलाके में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं काम होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 7 साल में, पूर्वी दिल्ली में भी उतने ही काम हो रहे हैं जितनी बाकी दिल्ली में हो रहे हैं। तो जो सौतेला व्यवहार पूर्वी दिल्ली के साथ पहले होता था, वो बंद हो गया है। मैं पहले यहीं कौशाम्बी में रहा करता था और इन सड़कों से रोज़ गुजरना होता था। मनीष जी भी इधर ही रहते थे, सामने गाजियाबाद में, वसुंधरा में। तब से देखा करते थे यहाँ पे ट्रैफिक जैम कितने लगते थे, और मुझे खुशी है कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने में और ट्रैफिक जैम खत्म करने में हमारी भी भगवान किसी दिन कोई भूमिका देगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये फ्लाईओवर की शुरुआत होने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली और यूपी के बीच की ये रोड है। इस रोड के बाईं ओर, मैं जहाँ खड़ा हूँ यूपी है, दाईं ओर दिल्ली। रोज़मर्रा लोगों का आना जाना रहता है। लोग हरिद्वार भी जाते हैं दिल्ली के, तो यहीं से होते हुए जाते हैं। उन सब लोगों को सुविधापूर्वक आना जाना हो सके, विदाउट रेड लाइट, विदाउट ट्रैफिक जाम, आसानी से आ जा सके। फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और यहाँ की जनता को फ़ायदा होगा, जैसा भी बताया भाई साहब ने। तो मैं पुण्य दिल्ली के सीएम का, डिप्टी सीएम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने
इसका मुहूर्त करके आज श्री गणेश की है। कितने समय पहले से प्लानिंग बन रही थी यहाँ पे? ये 2017 से जब प्रॉब्लम देखी इन्होंने, कुछ लोग गोयल साहब के पास आए कि यहाँ एक्सीडेंट होते थे, उसको मद्देनजर रखते हुए आज इन्होंने इसका शिलान्यास करा। दिवाली की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में रेड कर अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस को वहां से 145 कार्टन पटाखे बरामद किए हैं, जिनका वजन 2650 किलो है। इस मामले में पुलिस ने मुकुल जैन, जिसकी उम्र 24 साल, और वंश जैन उर्फ तुषार, जिसकी उम्र 19 साल है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रिश्ते में मामा भांजे हैं। मुकुल के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट, विस्फोटक अधिनियम समेत तमाम संबंधित धाराओं में नामजद केस दर्ज किया गया है। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव ने बताया कि शनिवार को उनकी टीम को सूचना मिली थी कि नॉर्थ दिल्ली के इलाके में अवैध पटाखों का गोदाम चल रहा है। सूचना के आधार पर एसीपी रमेश लामा ने सुपरविजन में इंस्पेक्टर मनमीत मलिक, एसआई सुनील पवार, एएसआई राजीव, अनिल, हेड कांस्टेबल सोनू और अन्य की टीमों को मौके पर रेड के लिए भेजा। शाम 7 बजे मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के बी ब्लॉक में पहुंची। गोदाम पर पंजाब नंबर का एक ट्रक से कुछ माल उतर रहा था। वहां वंश मौजूद था। माल की जांच करने का पता चला कि पटाखों के कार्टन है। वंश से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो गोदाम के केयर टेकर है, मालिक उसका मामा मुकुल है। इसके बाद मुकुल भी वहां पहुंच गया। पूछताछ में उसके पास से पटाखे बेचने की कोई परमिशन या लाइसेंस नहीं मिला। पूर्व दिल्ली के जीटीवी इनक्लेव में 80 साल की महिला के घर में आकर लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एस गोपीनाथ पेशे से कैब ड्राइवर है। साईं मंदिर में पीड़ित सुशील से उसकी जान पहचान हुई थी। वह अक्सर उन्हें छोड़ने आया करता था। जब उसे पता चला कि महिला अकेली रहती है तो उसने उन्हें लूटने की योजना बनाई। इसके लिए आरोपी ने कुछ दिन पहले एक चाकू भी खरीदा था। 2 अक्टूबर को आरोपी ने उनके घर में जाकर लूटपाट की। महिला के विरोध करने पर उनका गला रेत दिया था। घायल महिला की किसी तरह जान बच गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा हुआ सारा माल बरामद कर लिया है। साथ ही ज्वेलरी खरीदने वाले रिसीवर रईस को गिरफ्तार कर लिया गया है। 80 साल का जो महिला है, सीनियर सिटीजन, उनका गला नस काट कर किसी बंदे ने उनका ज्वेलरीज को लूट लिया है। फिर उसी महिला को तुरंत जीटीपी हॉस्पिटल में जो एडमिट कराया गया, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी मामले में तुरंत जो पुलिस इसमें रॉबरी का मुकदमा दर्ज किए हैं, दर्ज करके अपना जो स्पेशल टीम इन्होंने बनाया, गोपीनाथ को हमने फर्दर पूछताछ में पता चला है ये गोपीनाथ पहले से जो हमारा जो विक्टिम है उनको परिवार के तौर पर जानता है। एक मंदिर पे सब बार बार आना जाना में वो मुलाकात पहले से होती थी। दिल्ली में सीएनजी के दाम में हुई 3 रुपए की बढ़ोतरी से सीएनजी कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि बढ़े हुए दाम से हमारे आगे काफी संकट है। कैब में बैठने वाली सवारी ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कमाई नहीं हो पाती है। अगर हमारी मांगों को सरकार ने नहीं माना तो आगे चलकर हम लोग हड़ताल करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। बढ़ती महंगाई से घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। सरकार बढ़े हुए दामों को जल्द से जल्द वापस ले। ये तो मुसीबत हम लोग को घर चलाने में परेशानी है। 6 महीने से धरना दिए राजघाट में, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। आगे इसको बोलेंगे, आगे प्रदर्शन करेंगे। 6 महीने होने को आ रहे हैं। 6 महीने होने के बाद भी हड़ताल भी हो गई, सब कुछ हो गया। सरकार सब्सिडी नहीं दे पाई, 35 रुपए के हिसाब से इनको सीएनजी नहीं दे पाई। ये पूरी तरह विफल हो गई है। ये उन लोगों के लिए काम करती है, फ्री का लालच देना, फ्री के वोट बटोरना। सरकार का काम ये रह गया केजरीवाल का। और दूसरा ये है, शराब की बोतलें ये फ्री बांटता रहा, एक के पर एक। अगर किराया बढ़ जाएगा तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगी। हम इनको यही कह रहे हैं, भाई आप हमारे को 35 रुपए सीएनजी दे दो। और सीएनजी आज भी परसों 3 रुपए और बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये सीएनजी का रेट, ये केजरीवाल जो सरकार है, ये निजी कंपनियों के साथ मिला हुआ है। ये बार बार जो सीएनजी की कंपनियां कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के चक्कर में ये सारा ये खेल कर रहे हैं। बेमौसम बारिश और मौसम में बदलाव के कारण से दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बेमौसम बारिश से बीमारियां पनप रही हैं। साथ ही लोगों को बीमारियों से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
जल जमाव की वजह से मच्छर जनित बीमारियों का फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही टाइफाइड, सांस संबंधित परेशानियां भी लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे पेशेंट आने लगे हैं। क्या कह रहे हैं वरिष्ठ डॉक्टर वी.के. मूंगा और डॉक्टर गौतम सिंह, जरा आप भी सुनिए। इस मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दस्तक दे रही हैं, स्पेशली चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर, बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़, इस तरह की बीमारियां जो हैं आजकल दस्तक दे रही हैं। कोविड के बाद हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है वैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं और स्पेशली यंग लोगों के अंदर भी हार्ट की प्रॉब्लम जो है थोड़ी बढ़ रही है। दोस्तों, ऐसे मौसम के अंदर सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, अपने आप को अच्छे से ढके रहें। मच्छरों से बचने के लिए जो उपाय कर सकते हैं, जैसे कि क्रीम्स लगाना, ऑइंटमेंट लगाना या स्प्रे करके या कोई केमिकल लगाना जिससे कि मच्छर जो है वो ना काटे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगले कम से कम 15 से 20 दिन और डेंगू का खतरा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बना रहेगा, क्योंकि ये जो इंटरमिटेंट रेन्स हैं, आज आई कल नहीं आई, इसकी वजह से जो पानी घरों के आसपास, आपके छतों पर, आपके पिछवाड़े के अंदर जो आप लोग सामान छोड़ देते हैं, वहाँ पर जो इकट्ठा होता है वो साफ पानी डेंगू के मच्छरों के पनपने का एक माध्यम है। ये याद रखिए कि जहाँ पानी 7 दिन इकट्ठा हो गया वहाँ मच्छर पनपेगा ही पनपेगा, तो उसको हमें ध्यान रखना है। जहाँ पर आप पानी बदल नहीं सकते वहाँ पर आप चाहे मिट्टी का तेल या पेट्रोल का 1 चम्मच डाल दीजिए, या कीटनाशक कुछ दवाइयाँ आती हैं उनको भी डाला जा सकता है। दिल्ली में एक बार फिर से नाइट लाइफ बेहतर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 314 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की परमिशन दे दी है। एलजी सचिवालय के मुताबिक इनमें से कुछ आवेदन 2016 से लंबित थे। एलजी ने निर्देश दिया है कि इसके लिए 7 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट, खाना, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली दुकानें, दवाएं, लॉजिस्टिक और दूसरी आम जरूरत की चीजें, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेवा शामिल है। सीसीएन के रिपोर्टर ने जाकर कृष्णा नगर में उन लोगों से बात की जिनके व्यवसाय हैं, तो उनका कहना है कि 24 घंटे होटल और रेस्टोरेंट खुलने से परेशानी होगी, स्टाफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देर रात असामाजिक तत्व होटलों में आएंगे तो लड़ाइयां होंगी, जिसके लिए और परेशानियां होंगी। तो इस पर एलजी साहब को सोचना चाहिए। 2 पहलू हैं, प्लस और माइनस के हैं। प्लस पॉइंट ये होता है कि चलो रात को कहीं घूम फिर के आ रहे हैं, कहीं खाने की जगह नहीं है उनको, अगर रेस्टोरेंट रात को खुले हुए हैं तो वहाँ बैठ के फैमिली बैठ के खा सकती है। और वो मेन मार्केटों के अंदर, अगर जैसे गली मोहल्ले वाले मार्केट हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ तो अब रात को तो कोई आता नहीं खाने पीने, 11 बजे के बाद तो कोई आता नहीं है। अगर आएगा तो उसके लिए एक, अगर वो आएगी, मान लो कि एक कस्टमर आता है, 4 आदमी है, तो उसके लिए रात को सारे बैठे रहना, या अपने कारीगर हैं उसके लिए सामान बना के उसको दें, तो उसके लिए वो ठीक नहीं कि रात की लेबर अलग रखनी पड़ेगी, दिन की लेबर अलग रखनी पड़ेगी। पहले डबल लेबर है हमारी। रात में तो फिर पता नहीं कि लोग कितने कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, तो मेरे को तो लगता है हमें इसमें लॉस ज़्यादा रहेगा। नहीं, गवर्नमेंट अगर भाई जो है अपना लागू करती है तो फिर तो उसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो वैसे संतुष्ट नहीं। देखिए, 24 घंटे खोलने में हमें फ़ायदे भी और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि रात को जो है कुछ बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं, शराब पी के कुछ करके, वो परेशान बहुत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर एलजी साहब ने ऑर्डर कोई पास करा है तो उसके लिए हम लोगों के लिए क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट तो होता ही है भाई। 24 आवर्स है, किसी को इमरजेंसी है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है। अभी तक जनरली क्या होता था कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही 24 आवर्स जो है अवेलेबल होता था। अब अगर एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि खोलें हम 24 घंटे, तो उसके लिए हमारे को क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे? हम लोगों का बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पब्लिक की फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। जो पब्लिक बेचारी रात को परेशान होती है 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद, रोड के ऊपर हॉस्पिटल्स के मेडिसिन लोग लिख करके दे देते हैं हॉस्पिटल्स वाले, या इमरजेंसी उन्हें पड़ती हैं तो वो दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएंगी। एक तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा पब्लिक के लिए।
हम लोगों के लिए होगा कि थोड़ा सा काम बढ़ेगा। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि रात को अगर कोई ड्रिंक कर करके हमारे लड़कों के साथ मिसबिहेव करेगा, वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी हम लोगों के साथ। देखिए, कोई भी योजना बना के एकदम से लागू कर देना, मैं ये समझता हूँ इसके पहले माइनस एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर देख लेनी चाहिए। जहाँ तक लोगों को फैसिलिटी देने का बात है तो लोगों को इस चीज़ की फैसिलिटी का फ़ायदा तो होगा, लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ कि रेस्टोरेंट, आप समझ सकते हैं कि जो सभ्य परिवार के लोग हैं वो एक लिमिट तक ही बाहर होते हैं। अगर 11 बजे के बाद मैं तो नहीं समझता कि फैमिली वाले ज़्यादातर बाहर होंगे रेस्टोरेंट के मामले में। एक महत्वपूर्ण धार्मिक राजनीतिक घटना में परमजीत सिंह सरना ने नेतृत्व में दिल्ली राज्य अकाली दल रविवार को श्रोमणी अकाली दल के साथ एकजुट हो गया। घटनाक्रम को सिख और पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ और एक धार्मिक राजनीतिक गेम चेंजर बताते हुए अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सरना को पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें पूरे पंथ को एक पंथिक ध्वज के नीचे एकजुट करने के अभियान का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने सरना को अन्य राज्यों में पार्टी की इकाइयां बनाने के लिए भी कहा। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने इस विषय पर पूर्व दिल्ली के सिख नेताओं से बात की। क्या कह रहे हैं वो, जरा आप भी सुनिए। दो शख्सियतां इकट्ठियां हुईਆਂ ने, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਹਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो उन्होंने डिफीट गई और बादल की पार्टी तो लोग जितने भी सन, जो कि बाद अचा के अज श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के है ने, वो सारे लोग है ने। सो मैंबर्स की अगर गल करिए, मैंबर्स से उन्होंने घट जरूर ने, लेकिन ज़्यादा मैंबर जोड़े ने वो दिल्ली श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के है ने। पहले सिरसा जी और बादल साथ में थे, अब सरना जी और बादल साथ में हैं। पहले मंजीत जी के उनके साथ थे, अब मंजीत जी के इनके साथ हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो चलती रहेगी। वक्त और ज़रूरतों के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से, मजबूरियों के हिसाब से गठजोड़ होते रहेंगे, टूटते रहेंगे। हम सब इतना चाहते हैं कि जो भी गठबंधन बने, जो भी गठजोड़ सामने आए, वो देश और कौम की सेवा के लिए आगे आए। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन पर पिछले काफी लंबे समय से लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ रहने वाले और राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियां होती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अंधेरे की आड़ में चोरी और झपटमारी की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मेट्रो स्टेशन से यहां हजारों लोग गुजरते हैं। रात के समय महिलाएं भी डर के साए में यहां से गुजरती हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। समस्या यहाँ पर यह है कि ये लाइटें यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे जो मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन है, इसके नीचे जो लाइटें हैं ये लगी हुई हैं। तो ये लाइटें करीब 2-2.5 महीने से बिल्कुल ही ख़राब हैं, जलती नहीं हैं। और हम लोगों ने कई जगह देखो बिजली वालों के लिए कंप्लेंट दी, वो कह रहे हैं PWD वालों के पास में जाइए आप, और ऐसे ही प्राइवेट हो गई। PWD वालों के पास में जाते हैं तो वो उनके लिए ऊपर टाल देते हैं। और ये लाइटें 6 बजे के बाद में यहाँ फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल खूब अंधेरा सा हो जाता है। किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी की चैन खींच लेते हैं। अब बेचारे भागा दौड़ी की वजह से कोई कंप्लेंट कराता नहीं है, रो पीट के अपने वापस हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी माहौल ख़राब है, ये लाइट ख़राब होने से बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ मैडम सबसे बड़ी समस्या है ना, एक तो जो मेन अभी समस्या बरसात के सीजन से यहाँ पानी का जल भराव, यहाँ पानी की किसी भी प्रकार की निकासी नहीं है। अगर 4 घंटे की बरसात हो जाए तो यहाँ 2 फुट घुटनों तक पानी लग जाता है। और जो अच्छा लाइट के बारे में बता रहा हूँ, जो जितनी आप स्ट्रीट लाइट देख रही हैं, कभी रात को आएँ तो मैडम यहाँ खूब अंधेरा हो जाता है। छीना चपटी हो जाए, कुछ भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका अंधेरे का नजायज फायदा उठा सकते। आम आदमी पार्टी के नेता और सीमापुरी विधानसभा से विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में नए चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच हमारी संवाददाता ने सीमापुरी विधानसभा के लोगों से बात की तो उनका कहना है इस्तीफा देना केवल राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पर दबाव था। वहीं गुजरात दौरे के दौरान सीएम को कई विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए मजबूरन इस्तीफे को स्वीकार करना पड़ा। इन्हीं सब मुद्दों पर ये लोग एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। वहीं जनता का कहना है कि धर्म कोई भी हो अपनाए, लेकिन किसी दूसरे धर्म का आलोचना करना पार्टी को शोभा नहीं देता है। देखिए, मेरा मानना है इसके ऊपर जो है कि ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है।
ये स्पेशली ये जो अभी चुनाव चल रहे हैं आपके हिमाचल में, गुजरात में, ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है। केजरीवाल सिर्फ अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहा है, अपनी मंत्रियों से इस तरीके के बयानबाजी और ये इस तरीके के सभाएं बुलवा रहा है, ताकि जो है ये दिखाए कि देखिए अगर उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उसके ऊपर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। आज इन्होंने जैसे पहले एक बार कांग्रेस ने बोला था तो कांग्रेस का सर्वनाश हो गया था, ऐसे ही इस हिसाब से इन्होंने नरेंद्र पाल गौतम और आम आदमी पार्टी इस तरीके से बोल रही है, इसका भी सर्वनाश निश्चित है। हिंदू धर्म के प्रति अगर इस तरह के उनके जो व्यूज दिए गए हैं वो उनको शोभा नहीं देता है। उनके लिए ये जो सोच रहे हैं, उनकी सोच यही है कि उनके जो ये व्यूज है वो हिंदू धर्म के प्रति जो भी व्यूज है वो बिल्कुल गलत है। दलित समाज की बात है तो मैं खुद एक दलित हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे जो आइडियोलॉजी है वो कल भी राम थे, मेरे पूर्वज राम को पूजते आए हैं और मेरे बच्चे राम को पूजते हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। अदालत ने तेज रफ्तार से वाहन चलाने और लापरवाही से मौत के मामले में 21 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस जांच में खामी की वजह से आरोपी की उम्र का अधिकांश हिस्सा कोर्ट के चक्कर लगाने और जबकि पुलिस की जांच लचर थी। इस पर सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने वकील से बात की तो उनका कहना है कि शायद जो सुविधा अब है वह अगर 2001 में होती शायद आरोपी को सख्त से सख्त सजा होती और चार्ज फ्रेम कर दिया जाता। 2001 में 21 जनवरी के दिन एक बाइक चालक को पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी और उस बाइक सवार का जो है जब उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया तो ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद भी मौके पर जो ट्रैक्टर चालक थे वो मौके से फरार हो गए ट्रैक्टर सहित। फिर बाद में जो है चश्मदीद गवाह और बाकी भी जितने जो उस समय पर गवाह थे उनके द्वारा जो है ट्रैक्टर के नंबर के तफ्तीश करने के बाद ट्रैक्टर चालक को पकड़ा गया। मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। अगर कैमरेज वगैरह जैसे आज लगे हुए हैं, ये 21 साल पहले लगे होते तो एविडेंस हमारे पास बहुत होते, जिसकी वजह से अक्यूज का बचना थोड़ा नामुमकिन। बुजुर्गों को अब किसी भी समस्या के लिए पुलिस की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए बटन दबाते ही पुलिस खुद ही बुजुर्गों की सेवा में हाजिर हो जाएगी। सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के सीनियर सिटीजन से इस ऐप को लेकर पूछा तो उनका कहना है कि हम लोगों को इस ऐप की कोई जानकारी नहीं है, अभी हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं। तो हम तो कहते हैं हर जो कोई फैसिलिटी आती है उसको जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके अगेंस्ट उसका पब्लिक को बेनिफिट की तरह मिलता है वो देखना पड़ता है क्या उसका रिजल्ट है, हमें उसमें परफेक्शन कितनी है। फॉरेन कंट्री के अंदर, कनाडा में, अमेरिका में, यूएस में हम जाते रहते हैं, वहाँ पर पूरी टोटली उसके अंदर कवरेज होती है। विद इन सेकंड आपके अंदर वो बी एन एक्शन। अगर आप ऐप लॉन्च करते हैं, अगर उस पर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो पहले जो ऐप उन्होंने लॉन्च किया उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि कितना सुरक्षित है कितना नहीं है। पहली बात तो ऐप के बारे में मालूम होना चाहिए और ऐप यदि हम रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें दिल्ली पुलिस का सहयोग पूरा होना चाहिए कि ऐसी वारदात ना हो कि घर में बुजुर्ग रहते हैं, अकेले रहते हैं बेचारे 60 साल के 70 साल के जिनका कोई नहीं है, अकेले रहते हैं, तो उनकी सुरक्षित होनी चाहिए पूरी अच्छी तरह। ये तो ऐप के बारे में जो रजिस्टर्ड कराए हैं जब मालूम नहीं चले फिजिकली हेल्प मिल रही नहीं मिल रही है, इससे पहले हम कैसे कहते हैं कि हेल्प मिल रही है। देखिए दिल्ली पुलिस की एक बहुत अच्छी पहल है बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ उसमें हर संस्था में बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो MW हो, RW हो, NGO हो या अन्य संस्थाएँ हों, मंदिर गुरुद्वारा भी हों। तो उन लोगों के लिए बहुत हम लोगों को चिंता रहती है कि उनके लिए जैसे वो अकेलापन होता है या कोई उनको देखने वाला नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ऐप बहुत मददगार साबित होगी। दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करूंगा और मैं एक अपील भी करूंगा उनसे कि जो भी बीट ऑफिसर हैं वो इस ऐप के जरिए जो लोग अपने इसको डाउनलोड करते हैं, जो इसमें अपना नाम वगैरह ऐड करते हैं, उनके पास जाकर उनका डाटा तैयार कर और जो भी चाहे वो RW हो या MW हो उनकी भी जो मदद चाहिए होगी वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।